हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, हिंदी प्रैक्टिस सेट, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट और जीएस प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू तरीके से चल रहे हैं। मैथ आपको क्यों नहीं चल पाया था ये भी बताया गया था कि उसके इक्विपमेंट्स नहीं थे, पेन नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक पेन नहीं था जो टैबलेट के ऊपर चल सकता था, क्योंकि टैबलेट की स्क्रीन बड़ी होती तो वहाँ पर आपको मैथ अच्छे से कराई जा सकती थी। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएँ की थी जिससे हम लोग इसको चालू कर सकें। खैर चलो, तो अब हम लोग हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है इसको देखेंगे कि यहाँ पे कैसे क्या चल रहा है और इसमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर डाला है। और डेली के डेली मैंने बताया कि जो भी मेन चीज़ें होती हैं नोट ज़रूर कर लिया करो। जैसे हिंदी का कोई नोट अगर आपको नोट क्या करना है, इसमें अगर आपको कोई भी वो दिख जाए, कोई भी वन वर्ड अच्छा मिल गया, वन वर्ड क्या, जितने भी वोकैब सेक्शन हो ज़रूर लिख लो। कोई भी नियम अगर ऐसा है जो आपने लगता है कि अभी यार मैंने ये नहीं पढ़ा था तो उसको ज़रूर लिख लो। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। लिखा हुआ है संज्ञा, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसमें विसर्ग और संज्ञा आप ऐसे ही कट कर दीजिए, बचता क्या है, स्वर और विसर्ग। तो स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो एक चीज़ मैं कहूँगा कि आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। जो भी लोग यहाँ पे नए जुड़ते हो, जितने भी लोग नए जुड़ रहे हो, सभी से भाई एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखिए डेली आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है कि यार अच्छा चलो इतने बच्चे आज हो गए, इतने बच्चे हमारे साथ में जुड़ गए, तो वो सारी चीज़ें। तो आप लोग भी इसको यार थोड़ा सा जो है अप्रिशिएट किया करो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आपका पैसा तो लगेगा नहीं इसमें सब्सक्राइब करने का। तो दोस्त सब्सक्राइब करने से देखिए कुछ नहीं जाएगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले जब समय में जो आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। देखो, मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए, देखो नए नए के बीच में चिन्ह लगा हुआ है, बिल्कुल भैया सही है। यहाँ पे आगे देखेंगे, खिलौने के बाद ये आपका कॉमा भी लगा हुआ है। कपड़े और जूते हैं, तो खिलौने कपड़ों के बीच में लगा हुआ है जूते, ये तो सही लग रहा है। देखते हैं आगे भी, मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए में तो इसने लगाया ही नहीं, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी नहीं लगा, ये भी गलत। और नए नए के बीच में ये भी, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, कॉमा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण करके आधार पर किसके आधार पर होता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित करना है। देखो, जो हमारे पास जो हिंदी में जो शब्द होते हैं तो उन शब्दों में से कोई जो संज्ञा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम ये दे रखे, इन्हीं के आधार में से हम कोई एक निर्धारित करते हैं कि ये क्या होगा, ये मतलब पुरुष होगा कि महिला होगा। तो अब एक चीज़ बताओ, संज्ञा में क्या क्या आता है, किसी के नाम आते हैं तो नाम से ही तो पता चलता है। तो यहाँ पे जो संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा शब्दों से हम लोग उसका जो लिंग निर्धारण होता है वो आसानी से कर सकते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या तो कई है, अगर आपको नहीं याद है। ठीक है, इंग्लिश में तो 6 ही है, इंग्लिश में प्रोनाउन जो होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन हिंदी में संख्या जो है इसकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 6 के डबल के आसपास होता है। तो 12, 10, 11, 9 दे रखा है, तो हिंदी में जो सर्वनामों की संख्या है वो 11 है। कितनी है, 11। जैसे मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। फिर से देख लीजिएगा, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो यह वह अलग रखो, फिर जो, सो, फिर कोई, कुछ और क्या आ जाएगा लास्ट में, कुछ, कौन, क्या। तो ये शब्द जो होते हैं ये सर्वनाम के प्रकार हैं। चलो भाई आगे बढ़िए। प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको कहाँ ढूंढने से मिलेगा। अगर आपको कामता प्रसाद का कोई भी क्वेश्चन ढूंढना है तो आपको लूसेंट में नहीं देखने को मिलेगा। आप जाइए राजपाल कश्यप जी की जो एक बुक अब मैंने बताई थी कि पढ़ना है, जिसके लिए मैंने कहा था कि इसके लिए UP SSC में मैंने हिंदी पढ़ने के लिए उनको सजेस्ट किया था उस वाली बुक को। तो आप लोग भी हिंदी पढ़ने के लिए वो बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, वो पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। चलो, प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है। तो जो कामता प्रसाद ने कहा है वो अंतर विशेषण कहा है। क्या कहा है, अंतर विशेषण कहा है। ये कामता प्रसाद जी का कहना था। कामता प्रसाद जी जो हैं एक बहुत बड़े कवि थे, मतलब हिंदी साहित्य के जाने माने जानकार थे। रचना की दृष्टि से क्रिया की भेद कितने होते हैं, तो देखो रचना की दृष्टि से बात करेंगे तो क्रिया के कई भेद होते हैं। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों, मतलब अलग अलग नियमों के आधार पर अलग अलग हैं।
तो यहाँ पे रचना के आधार पर पूछा गया है तो सिर्फ 2 होते हैं, कौन कौन से, सकर्मक और दूसरा अकर्मक। ठीक, ये 2 क्रियाओं के इनके प्रकार होते हैं। चलो 7 नंबर, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा जो है वो क्या है? चलो, क्रिया, विशेषण, विशेषण, संज्ञा या अव्यय। तो ऐसा, ऐसा अब अव्यय हो जाएगा क्योंकि अब ऐसा जो है यहाँ पे अव्यय क्या होता है, ये अभिकारी शब्द होते हैं, इनका मूल रूप जो होता है वो स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है। जैसे आज, किंतु, परंतु, ये जो जब भी ऐसे आते हैं, तब, जब, जरा, ऐसे वैसे या और, क्योंकि, जो कि, इत्यादि, ये शब्द जो होते हैं कभी भी आपके बदलते नहीं हैं। तो ये शब्द जो बदलते नहीं हैं ये अव्यय शब्द कहलाते हैं। लिंग के आधार पर असंगत युग्म को छांटना है। श्रीमान, श्रीमती, बिल्कुल सही। विद्वान, विदुषी, ये भी सही। युवा, युवती, ये भी सही। ठीक है, फिर बचा क्या? बचा दाता, दात्री। दात्री, दाता दात्री नहीं होता है, यहाँ पे दात्री होता है। क्या होता है? इसको सही शब्द भी लिख देते हैं, दात्री होता है। ठीक है, चलो फिर अगला 9 नंबर, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो चाय क्या होता है? चाय, अच्छा, एक वचन बहुवचन पूछ रहा है, द्विवचन और कोई नहीं, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो फिर चाय तो एक वचन में आ जाएगी। क्या हो जाएगा? चाय एक वचन में प्रयोग हो जाएगी। सॉरी। 10 नंबर, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ज्ञानू रो रहा है, ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा है, ज्ञानू रोया, ज्ञानू सो रहा है। अब अपूर्ण भूतकाल का मतलब होता है कि ऐसी भूतकालिक क्रिया जिसके समाप्ति का पता ही ना हो। ठीक है, जिसके समाप्ति का पता ना चल पा रहा हो, उसे ही अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा सो रहा था, अब वो सो रहा था, कब सोया कब जागा कुछ नहीं पता, जब हम लोग वहाँ से निकले थे तब वो सो रहा था, तो ये अपूर्ण भूतकाल। तो ऐसे ही ज्ञानू रो रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। इनमें से भाव वाच्य का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? भाव। आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में चला नहीं जाता है। तो भाव वाच्य के लिए धूप में चला नहीं जाता है। वाच्य क्या होते हैं? क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार क्रिया में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य होता है उसी को हम लोग भाववाच्य क्रिया कहते हैं। चलो देखो, कारक के भेद आपको पता है। कारक कितने होते हैं टोटल? कारकों की बात करेंगे तो टोटल 8 कारक होते हैं। ठीक है, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 कारक टोटल होते हैं। चलो फिर देखो, आद्रक का तद्भव क्या है? जो आद्रक होता है वो उसका तद्भव, यानी कि आद्रक तो ये तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द है, इसका हमको हिंदी शब्द बताना है। तो तद्भव, सॉरी, आद्रक का क्या हो जाएगा? अदरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदरक हो जाएगा। जैसे अग्नि, अग्नि संस्कृत शब्द है, उसका आग होता है। रात्रि का रात होता है, ज्येष्ठ का जेठ होता है, क्षार का खार होता है, अक्षी का आँख होता है। इस तरीके से तद्भव तत्सम शब्द जो होते हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। पढ़ लीजिए, नियम पढ़ लीजिए, बाकी बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि संस्कृत शब्द समझ में आ जाता है। चलो, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग? तो आपको पता है अनुगामी जो है उपसर्ग हमेशा कहाँ लगता है? पहले लगता है। ठीक, तो आगामी शब्द जो होता है, आगामी, तो आगामी में अगर हम अनु को जोड़ देंगे तो अनुगामी बन जाएगा। 15 नंबर, रिक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है? कौन सा रिक्तिमा शब्द में प्रत्यय? अब प्रत्यय कहाँ लगता है? आपको भी पता है कि प्रत्यय हमेशा अंत में लगता है, शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है। तो जो रक्ति होगा, ठीक है, क्या बताया जाता है? रक्त प्लस इमा, तो रक्त अलग हो जाएगा और इमा अलग हो जाएगा, तो रक्त प्लस इमा रक्तिमा हो जाएगा। चलो देखो 16 नंबर, अनुराग। अनुराग का विलोम पूछा जा रहा है, तो अनुराग का क्या हो जाता है? विराग हो जाता है। वियोग का संयोग हो जाता है। बाकी यहाँ पे और तो ऐसे कोई है नहीं जिनको बताया जाए। अनय, अनय शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना होता है। देखो, अनय का आपको पता होना चाहिए, जिसके पास कुछ वो शायद अनय तो नहीं, लेकिन अनय का तो नाम मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा। मैंने ही किसी एक बच्चे का नाम रखा था अनय यार, और मुझे नहीं याद आ रहा कि इसका मतलब क्या होता है। खैर, अनय शब्द का अगर विपरीतार्थी की बात करेंगे तो नय में खाली आ जोड़ देंगे तो वो नहीं हो जाएगा, इसका मतलब नय है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, पास का पर्यायवाची, तो पास का पर्यायवाची निकट होता है, समीप होता है, सन्निकट भी होता है, दूर, तो ये तो विलोम बन जाएगा, तो दूर यहाँ पे आपका आंसर नहीं होगा। मतलब उसने नहीं ही पूछा था ना, तो मतलब आंसर वही होगा, लेकिन उसका पर्यायवाची नहीं हो सकता। चलो, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका? आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पर्यायवाची शब्द नहीं होना चाहिए, तो विलोम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आडंबर ढोंग होता है, बिल्कुल ढोंग होता है भाई। पाखंड होता है, बिल्कुल होता है। दर्प नहीं हो सकता, क्योंकि दर्प का मतलब अहंकार होता है। क्या होता है? दर्प का मतलब अहंकार होता है। बाकी ढकोसला भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो देखो, गुलाब, बेला, चमेली और रात रानी। यहाँ पे उसने पूछा अनेकार्थी शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी, जिसके अनेक शब्द अनेक अर्थ निकले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उस तरीके से अनेकार्थी शब्द में सिर्फ बेला ले सकते हैं। कैसे? बेला, एक तो बेला का मतलब एक बेला जो समय के लिए कहा जाता है वो, एक फूल भी बेला होता है, कटोरा भी होता है, बेला बड़ा सा चांदी का होता है कटोरा, उसको बेला कहते हैं, और लहर। ठीक है, बेला वो लोग जानते होंगे जो गांव से रिलेटेड हैं, उनके वहाँ पे बेला आज भी पीतल या चांदी का बेला ही होता है, बड़ा सा कटोरा होता है एक। ठीक है, चलो, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं लिखा हुआ है? तो देखो, अनिल और अनल, तो अनिल का मतलब हवा और अनल का मतलब आग, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अंश और अंश लिखा हुआ है। अंश का मतलब होता है हिस्सा जिसमें सलजम वाला सा बनता है, और अंश का मतलब कंधा होता है जिसमें सब्जी वाला सा बनता है। अपेक्षा का मतलब आशा होता है, और उपेक्षा मतलब किसी का अनादर करना, निरादर करना या वो अनादर करना। अवलंब और अविलंब, अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब का मतलब होता है तुरंत। तो यहाँ पे यही गलत, अधर और विलोकित लिखा हुआ है, तो इसको हटा दीजिए। 22 नंबर, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो परलोक से संबंध रखने वाला, तो परलोक जिससे जो संबंध रखेगा वो पारलौकिक हो जाता है। फिर 23 नंबर देखो, जिनका मूल्य ना आंका जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा? तो जिसका मूल्य ना आंका जा सके वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द बताना है, तो जिसका, तो वो अमूल्य हो जाएगा। जिसका मूल्य नहीं होगा कुछ, तो वो अमूल्य हो जाएगा। चलो, फिर यहाँ पे 24 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। यदि छोटा आ या और बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई और बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, और ऐसा किस स्वर संधि में होता है? तो आपको पता है ए यानी कि एक मात्रा मतलब गुड़, एक मात्रा मतलब क्या होगा? गुड़ हो जाएगा। तो गुड़ स्वर संधि में आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आपने देखा है गुड़ में क्या लगती हैं? मक्खी, और मक्खी लगेंगी तो मात्राएं बढ़ जाएंगी, और जैसे ही मात्राएं बढ़ गई, जैसे ही 2 मात्राएं हो गई, तब क्या हो गया? इसमें वृद्धि हो गई ना। तो भाई 2 मात्राओं में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो ये 2 मात्राएं मिल जाएंगी, तो ये वृद्धि संधि हो जाती है। तो ऐसे करके जब आप कोई ना कोई अपनी ही एक ट्रिक बना के याद करेंगे, आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसको याद कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने अपने ट्रिक्स निकाली हैं कि गुड़ में जब मक्खी लगती है तो बढ़ जाती है गुड़, और बढ़ जाएगी तो सिंपल सी बात, एक मात्रा थी अब वो 2 हो जाएगी। खैर, अगला 25 नंबर देखेंगे कि अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? किसका उदाहरण हो जाएगा अपाद मस्तक? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे मुख्य शब्द क्या होगा? मस्तक। अगर इसमें आपको आगे लगा दिया जाए अपाद, तो अपाद लग जाने से मस्तक का पूरा अर्थ बदल जाएगा। और जब भी कभी हमारे कोई भी उपसर्ग लगने से अगर शब्द का अर्थ बदलता है तो उसमें क्या होता है? उसमें अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। अपाद मस्तक का मतलब होता है पाद से लेकर मस्तक तक। पाद का मतलब पैर होता है, पैर से लेकर मस्तक तक। अब मस्तक का मतलब सिर्फ मस्तक होता है, लेकिन अपाद मस्तक हो गया तो लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा उसका समास का मतलब पूरे शब्द का अर्थ ही बदल गया। तो इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है वो दोस्तों यहीं तक रहेगी। बाकी भाई अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलो दोस्तों, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।